ये स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। अलावेंस पढ़ने के बाद हम लोग परक्विजिट चालू किए थे। ठीक है, परक्विजिट में ये पढ़े थे, कुछ ऐसा परक्विजिट होता है जो टैक्सेबल होता है इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, और एग्जेम्प्टेड होता है, सॉरी एग्जेम्प्टेड होता है इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय। कुछ ऐसा होता है परक्विजिट जो टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय, और कुछ ऐसा परक्विजिट है जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है। फिर हम ये समझाए थे कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का जो प्रोविजन बोला हुआ है उसके मद्देनजर अगर आप ध्यान दें तो सारा ही एम्प्लॉय क्या है, स्पेसिफाइड। ये जो 50,000 वाला बात बोल दिया था, हालांकि एमसीक्यू के लिए ये थोड़ा सा जानना जरूरी है, बाकी इसका कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि छोटा क्वेश्चन आपसे सिलेबस में बढ़ा दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू ये सब। तो कुछ कुछ बात हम लोग पढ़ लिए थे, टी स्नैक ये सब एग्जेम्प्टेड होता है, कितना तक है, फूड का, एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये सब बात पढ़ लिए थे, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, ये सब पूरा एक एक करके पढ़ लिए थे। इधर का कुछ बात पढ़ना बाकी है, फैसिलिटीज और रिम्बर्समेंट में कुछ बात बताए थे। ये जो फैसिलिटीज के फॉर्म में दिया हुआ है, इन हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ही टैक्सेबल है, और रिम्बर्समेंट होगा तो ऑल का है। देखेंगे आप समझ जाएंगे क्या बोल रहे, तो ये मोटा मोटी हम लोग समझ गए। फिर हम लोग जब मूव किए थे तो कहां पर आ गए थे, हम लोग आ गए थे रेंट फ्री अकोमोडेशन में, फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, कंसेशनल रेट और फ्री कर लिए थे। इसके ऊपर कुछ सवाल भी किए थे हम लोग। ठीक है, सर्वेंट फैसिलिटी बता दिए थे क्या? नहीं सर, आप बता दिए, सर्वेंट फैसिलिटी भी बता दी। इसमें भी कुछ बात है कि अगर सर्वेंट फैसिलिटी में आपके मैट का पार्ट है, बस सुन लीजिए, ध्यान रहेगा। सर्वेंट मतलब गार्डनर वार्डनर फैसिलिटी, अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन के साथ है और वो ओन्ड बाय ओनर है, तब तो गार्डनर जो या गार्डन को मेंटेनेंस का खर्चा जो एम्प्लॉयर उठा रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा। सुने क्या, गार्डनर आपको दिया गया है और वो घर किसका है, मालिक का, तब तो वो अपने घर के लिए कर रहा है ना, आपके लिए परक्विजिट कंसिडर नहीं है। ठीक है, याद रहेगा ये बात। गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी दो तरह का हो सकता है, या तो मैन्युफैक्चर खुद कर रहा हो एम्प्लॉयर, मतलब वो ऐसे संस्था में ही काम कर रहा है जहां पर गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ है, तो जो उसको कॉस्ट लग रहा है वो, अगर वो खरीद के दे रहा है अपने कर्मचारी को, जितना पेमेंट कर रहे हैं वो। मूवेबल एसेट्स में हम लोग कार वाला पूरा पढ़ लिए थे कि बहुत यूज होगा, तो इसी के ऊपर हम लोग होमवर्क भी लिए थे। ठीक है, ये समझ गए। आज क्या चालू करने वाले हैं, इतना पढ़ने के बाद थोड़ा सा लोड नहीं ले रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा भर गया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार फैसिलिटी से सब हो गया, क्या क्या हो गया हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। हम लोग पढ़ लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसका सारा पार्ट कर लिए, कंसेशनल भी कर लिए, फर्निश्ड अनफर्निश्ड सब भी हो गया उसमें। फिर हम लोग कार फैसिलिटी वाला कर लिए। ठीक है, उसमें अलग अलग केस था कि ओन्ड मेंटेन कर लिए और उसके ऊपर सम्स भी कर लिए। फिर हम लोग गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी वाला बात समझे, सर्वेंट्स फैसिलिटी वाला बात समझे। उसमें एक छोटा सा बात आपको समझाए कि अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है घर, रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर ओन बाय एम्प्लॉयर है तो गार्डनर फैसिलिटी परक्विजिट नहीं कंसीडर होगा, सर्वेंट हो। ठीक है, आया ना, सुन ली। अभी हम लोग मूव करें कहाँ पे, मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको दिया जा रहा है तो क्या, तो मेडिकल फैसिलिटी दो पार्ट में डिवाइड किए हम। कैसे, अगर ट्रीटमेंट भारत में हो रहा है, अगर ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है, अगर ट्रीटमेंट भारत में हो रहा है और ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट इंडिया में हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है या फिर इंप्लॉयर का हॉस्पिटल में हो रहा है। ठीक है, मतलब आप जिस ट्रीटमेंट जो हो रहा है ना, किसका ट्रीटमेंट का बात हो रहा है यहाँ पर, इन लोगों का नहीं, एम्प्लॉय नहीं, यहाँ पर इन लोगों का बात हो, एम्प्लॉयर, हिज स्पाउस एंड चिल्ड्रन, उसका बच्चा, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर एंड सिस्टर। देखिए पेरेंट्स पे और ब्रदर एंड सिस्टर पे डिपेंडेंट वर्ड है, बीवी और बच्चा पे डिपेंडेंट,
नहीं हो, डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बीवी तो बीवी होगी, समझ गया ना। तो फैमिली में मेन कंसिडर होता है। बाल बच्चा में डिपेंडेंट मतलब मेजर हो, माइनर हो, डिपेंडेंट हो, नहीं हो, बच्चा पे ऐसा कुछ नहीं है। भाई बहन मम्मी पेरेंट्स पे है, सुन लिए क्या। तो इनके अलावा अगर आप किसी का भी इलाज कराएंगे, मेडिकल फैसिलिटी अगर कर्मचारी आपको मालिक अगर दे रहा है कर्मचारी को, तो वो टैक्सेबल है। आया ना। अगर भारत में ट्रीटमेंट हो रहा है तो इनमें का बात हो रहा है, इनके अलावा कोई भी होगा तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे रहा है, नॉट टैक्सेबल। इंप्लॉय के खुद के हॉस्पिटल में हो रहा है, नॉट टैक्सेबल। अगर इंप्लॉय का किसी हॉस्पिटल से टाई अप, तो वो टैक्सेबल में आ जाएगा। यहाँ पे ओन्ड एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, मालिक का खुद का होना चाहिए। या फिर ऐसे हॉस्पिटल में हो रहा है स्पेसिफाइड डिजीज के लिए, अप्रूव्ड हॉस्पिटल फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, लर्न करने का दरकार नहीं है, लिस्ट है पूरा स्पेसिफाइड हुआ, एड्स कैंसर ये सब फलाना ढेकाना डरावनी डरावनी बीमारी का नाम है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर होगा तो क्या होगा बच्चों, फुल्ली टैक्स। डन क्या, दो पार्ट में करेंगे इस टॉपिक को हम लोग। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट अप्रूव में है तो एग्जेम्प्ट है, कर्मचारी का है खुद, मालिक का खुद का है तो एग्जेम्प्ट है, स्पेसिफाइड डिजीज के लिए तो एग्जेम्प्ट। ठीक है। अगर आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया के लिए कुछ है कंडीशन, पढ़ेंगे हम लोग। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब भी आप भारत से बाहर जाओगे ट्रीटमेंट कराने, तो आपका तो एक तो ट्रीटमेंट का खर्चा लगेगा और एक ट्रेवल का खर्चा लगेगा ना, स्टे और ट्रेवलिंग का खर्चा लगेगा, हाँ या ना। तो देखो लॉ क्या बोलता है, ट्रीटमेंट एक्सपेंस, जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होगा वो अप टू आरबीआई लिमिट एग्जेम्प्ट है। स्टे एक्सपेंडिचर फॉर पेशेंट एंड वन पेशेंट अलाउड कब कितना तक, आरबीआई लिमिट तक, यानी ऑब्वियस बात है इसमें बोला हो। और ट्रेवल एक्सपेंडिचर कितना एग्जेम्प्टेड है, तभी एग्जेम्प्ट होगा ओनली इफ ग्रॉस टैक्सेबल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग ट्रेवल एक्सपेंस अप टू 2 लाख। इसका मतलब ये मजाक का लाइन है, आया ना। ये 2 लाख वाला बात मजाक का लाइन है, क्योंकि अगर आपका ग्रॉस टैक्सेबल इनकम मतलब क्या, सारे हेड का इनकम आप टैक्स ग्रॉस टैक्सेबल इनकम जब निकालेंगे वो 2 लाख से तक होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, पार होगा तो टैक्सेबल हो जाए। भाई अगर कोई 2 लाख तक कमा रहा है, वो बाहर जाके इलाज करवा पाएगा, वो तो देश में इलाज नहीं करा सकता है, आया ना। ये तो पूरे साल का है ना 2 लाख, सोचो ना 2 लाख क्या है। तो इसका मतलब छोटा मोटा एक आध सम्स आ गया जिसमें 2 लाख का लिमिट पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं एमसीक्यू में, रेलिवेंट बात नहीं। ठीक है। इसके बाद देखो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर दिया है तब तो एग्जेम्प्ट है, या रिम्बर्स किया है तो एग्जेम्प्ट है। मेडिकल एक्सपेंसेस को रिवर्स किया तो टैक्सेबल है। सुन लिए क्या, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपका पेड कर दिया एम्प्लॉयर, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ऊपर में ही हम लोग पढ़े थे। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस या ग्रुप स्टाफ इंश्योरेंस हो एग्जेम्प्ट। ठीक है, या रिम्बर्समेंट उसका किया एग्जेम्प्ट। लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस को रिम्बर्स कर रहा है तो आप खर्चा कर लिए, रिम्बर्स मतलब वो आपको वापस पे कर दे, वो टैक्सेबल है। ठीक है, क्योंकि क्या मानेंगे वो आप कहाँ हुआ है, प्राइवेट में हुआ, कुछ नहीं बोला है तो। ठीक है, समझ गया क्या, ये था मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, प्रोविजन एक बार देख लेते हैं। हम आपको जो पढ़ा रहे वो है क्या, एक्चुअल में आपका मैट का ही पार्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं इंस्टीट्यूट के मैट में क्या बात लिखा हुआ है। ये रहा मेडिकल फैसिलिटी, दिख रहा है बच्चों, उसी को शॉर्ट करके वहां हम लिखते चले जा रहे हैं। हैंड रिटन नोट से क्या होता है, इजी हो जाता है, आप लिखते तो फिर आपको याद होता है। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय और हिज फैमिली। फैमिली हियर मींस व्हाट, खुद, उसकी वाइफ, उसके बच्चे। डिपेंडेंट है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है बच्चों पे। पेरेंट्स डिपेंडेंट होना चाहिए, ब्रदर एंड सिस्टर डिपेंडेंट है तो ही, आया ना। देखो यहाँ हॉस्पिटल वर्ड जो है उसके साथ डिस्पेंसरी नर्सिंग वो बहुत वाइडर रखा है। अरे दवाई खाना, डिस्पेंसरी नर्सरी वो छोटा मोटा हॉस्पिटल जो बात है, तो वहां पे भी अगर इलाज करा रहे हैं तो एग्जेम्प्ट। ठीक है, अगर मालिक का है, या फिर कोई भी ऐसी जगह जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी से मेंटेन हो रहा है या अप्रूव्ड हो रहा है, एग्जेम्प्ट है, हाँ या ना। ठीक है, और स्पेसिफाइड डिजीज वाला लाइक कैंसर, टीबी, एड्स, ईटीसी हम लोग को याद करने का दरकार
नहीं। मेडिकल इंश्योरेंस वाला बात ये रहा, बोला हुआ है, दिख गया 4 नंबर पॉइंट में। रिम्बर्समेंट वाला बात इंश्योरेंस का ये रहा। और कोविड से रिलेटेड नहीं बोले सर, कोविड से रिलेटेड अगर कोई भी खर्चा उठाया, कोविड कब का चला गया तो इसलिए बोल भी नहीं, ठीक है, अगर दिया होगा तो समझ। ये रहा आउटसाइड इंडिया वाला बात कि मेडिकल एक्सपेंडिचर कब कहां तक है, आरबीआई लिमिट तक। कॉस्ट और स्टे कहां तक है, आरबीआई लिमिट तक। ट्रेवल वाला खर्चा कितना है, तभी एग्जेम्प्टेड है जब ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आपका 2 लाख तक हो, ठीक है ना, पर एनम पूरे साल का बात हो रहा है। देखो यहाँ हॉस्पिटल मतलब क्या है, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम भी है। फैमिली मतलब देख लिए जो बताए थे। मेडिकल अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल, अलावेंस तो फुल्ली टैक्सेबल है, हम लोग अलावेंस में पढ़े थे। परक्विजिट अलग होता है, हाँ या ना, ठीक है। जो जो बात वहां बोले थे वही है क्या, हाँ सर वही, पूरा संपूर्ण नोट्स वहां पर है, शॉर्ट में है, ठीक है। एक सम्स देख लेते हैं आपके मैथ से, इंस्टीट्यूट के मैथ से। पेज नंबर बोलो तो कितना पे है मेडिकल फैसिलिटी, अभी हम लोग देखे थे ना, नंबर पेज 137। 137 में आते हैं, सुन लिए तो करते हैं। फिर आपका, आपके लिए एक नोट्स भी मैथ सम्स है हमारे मैथ से, चला गया होगा, नहीं पेज नंबर अलग है, तो पेज अलग अलग था, ठीक। आइए, ये रहा सम्स नंबर 30। एक बार देखते हैं इस सम्स को तो आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा। क्या लिख रहा है, पहला क्या है कि अगर पहला केस, केस नंबर 1, वाई, मिस्टर वाई जो भी है, उसको मेडिकल अलाउंस मिला है। सर मेडिकल अलाउंस तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, यस और नो, तो ये अलाउंस साइड में जाएगा, परक्विजिट तो नहीं है, यानी 2000 इंटू 12 24,000 रुपया फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा एज अलाउंस, है ना, किसी को डाउट। आगे बढ़े, केस नंबर 2, दूसरा सम से, अपार्ट फ्रॉम रिम्बर्समेंट ऑफ पेटी मेडिकल एक्सपेंस 25,000 रुपया, मेडिकल एक्सपेंस का रिम्बर्समेंट है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, हाँ या ना। मेडिकल इंश्योरेंस होता तो एग्जेम्प्ट, मेडिकल रिम्बर्समेंट मतलब कुछ नहीं बोला है, तो आपके खुद के हॉस्पिटल में होता तो एग्जेम्प्ट होता, सरकारी में होता तो एग्जेम्प्ट होता। तो ये क्या मान रहे हैं आप, कुछ नहीं बोला है, प्राइवेट में है तो फुल्ली टैक्सेबल है, हाँ या ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, जेड एंड हिज फैमिली गेट मेडिकल ट्रीटमेंट इन डिस्पेंसरी मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, भाई मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है तब तो एग्जेम्प्ट होगा ना, हाँ या ना। वैल्यू अब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, आपको आंसर बताना है। पहले जेड को मिला है, एग्जेम्प्ट है, हाँ या ना। क्यों बच्चों, क्योंकि क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर के द्वारा मेंटेन है ना, तो एग्जेम्प्ट है, यस सर ये एग्जेम्प्ट है, नॉट टैक्सेबल। उसके वाइफ को मिला है, नॉट टैक्सेबल। सन को मिला है, मेजर सन को, इंडिपेंडेंट है, सर बच्चा तो बच्चा होता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इधर नहीं है, नॉट टैक्सेबल। माइनर डॉटर को मिला है, नॉट टैक्सेबल। डिपेंडेंट ब्रदर को मिला है, नॉट टैक्सेबल। इंडिपेंडेंट सिस्टर को मिला है, टैक्सेबल, इंडिपेंडेंट है ना। डिपेंडेंट सिस्टर इन लॉ टैक्सेबल, फैमिली में नहीं आती है, टैक्सेबल हो जाएगा ये। तो ये 5,000 टैक्सेबल होगा और ये सॉरी, ये 15,000 टैक्सेबल होगा और ये 25,000, हाँ या ना, ये 25,000 है ना। वो तो दूसरा केस था, इसी में दिया है ना, तो देखिए आंसर क्या हो गया, यस सर ये दोनों टैक्स आया है और ये आ गया। क्या इजी था, हाँ या ना, बताइए हार्ड है शुभम, जो नोट्स हम दिए हैं उसी में सब बात है, आपका हो गया ये बात। चलो एक और देख लेते हैं, ये क्या है, जो आउटसाइड वाला बात बताया ना वो है, हिमालय लिमिटेड रिम्बर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सन ऑफ एम्प्लॉय करण, करण के बेटा का खर्चा हो रहा है। ट्रेवलिंग में कितना हुआ है, 1,15,000। स्टे और मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टे एक पेशेंट का, पेशेंट और उसका केयर टेकर का तक एक जन का एग्जाम्प्ट है। आरबीआई लिमिट देखो, ये खर्चा कितना किया, 70, ठीक है ना, और आरबीआई का लिमिट कितना है 45, तो 35,000 क्या हो गया टैक्सेबल पर्पस।
ठीक है ना। स्टे और मेडिकल एक्सपेंडिचर में आरबीआई लिमिट तक एग्जम्प्ट, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंड हुआ है 70-50, तो यहाँ आ गया 35 25, कैसे 65 होगा, हाँ 70 25 25, और इधर कितना आ रहा है 20। ओके सर। अब आते हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंस एग्जेम्प्ट होगा कि नहीं। देखो कंप्यूटर टैक्सेबल परक्विजिट ऑफ असेसमेंट ईयर इतना, दो केस दिया हुआ है, अगर उसका 1.5 लाख है और उसका 2 लाख। पहली बात आप तो ये समझ गए, ये तो 25 और 20 टैक्सेबल है, हाँ या ना, 25 और 20 टैक्सेबल। ट्रेवल एक्सपेंस अगर 1.5 लाख है, 2 लाख पार नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, और 2 लाख पार कर रहा है। ट्रेवल कॉस्ट shall be eligible for exemption only if gross tax gross total income of FC does not exceed 2 लाख। if 2 लाख एक्सीड कर दिया, which can be evaluated, अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है। इसके पहले बोला था ना 2 लाख है, देख लीजिए एक बार, इसमें तो 2 लाख है और मेडिकल ये आया, कितना आया 195 बिफोर ट्रेवल एक्सपेंस बोला हुआ है, ठीक है। नोट्स में आप क्या देखे, ट्रेवल एक्सपेंस लेने के पहले, तो अगर ये दोनों को ले लोगे तो कितना हो गया इसका 2,45,000 हो गया ना, ठीक है, तो पार हो गया ना 2 लाख का लिमिट। तो इसलिए देखो यहाँ पर ले लिए हैं पूरा का पूरा ट्रेवल एक्सपेंस, हाँ या ना, ठीक है। शॉर्ट छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, इजी है ना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नोट्स में। तो हम लोग ट्रेवल एक्सपेंस पढ़ लिए, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल दिया, वही एग्जाम्पल जो है ऐसा मिलता जुलता यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए, बताइए क्या होगा। पहला वही मिलता जुलता है, और जूम करें, देख लीजिए क्या है। पहला केस, केस नंबर 1, 600 रुपया पर मंथ मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, क्या होगा आंसर, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, तो फुल्ली 600 इंटू 12, ठीक है, 7,000 फुल्ली टैक्सेबल। केस बी, वाई है सेम उसी तरह है, मिलता जुलता, कर लेंगे क्या, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 4 केसेस में क्वेश्चन नंबर 3, 2 उसी तरह मिलता जुलता है, ये आप कर लीजिए। अब हम लोग मूव करते हैं एक और टॉपिक में, मेडिकल फैसिलिटी हम लोग कवर कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। हम लोग पढ़ लिए थे कार फैसिलिटीज के बारे में, कि आपको कार फैसिलिटी दिया होगा। अच्छा, इसमें एक बात पढ़े थे हम कि पिक और ड्रॉप फैसिलिटी दे रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो, ठीक है, स्पेशली लिखा हो। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वाला जजेस जो एग्जेम्प्टेड में पढ़ाते हैं वहां पे भी बोल दिए थे एग्जेम्प्ट होता है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, मतलब आपको ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है, सेल एक तरह से, तब क्या कंसीडर होगा। पहले प्रोविजन पढ़ लेते हैं कि मालिक अगर आपको मूवेबल एसेट्स कंसिडरेशन में दे दे रहा है, मैंने ट्रांसफर कर दे रहा है, तो वो सैलरी जैसा परक्विजिट में टैक्सेबल हो जाएगा, डिफरेंस अमाउंट, मतलब उसका क्या वैल्यू है और आपको कितना में दिया है। अगर सस्ता में दिया है तो सस्ता पार्ट शैल बी ट्रीटेड एज परक्विजिट, जो डिफरेंस है शैल बी ट्रीटेड एज परक्विजिट। समझ गए क्या, अगर ज्यादा में दिया है तब तो परक्विजिट नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या, परक्विजिट वैल्यू क्या हो, WTV माइनस सेलिंग प्राइस, आपको कितना में दिया। तो सर ये WTV निकालेंगे कैसे, ये मुद्दा है। तो WTV निकालने का फॉर्मूला क्या है, लैपटॉप दे रहा है, कंप्यूटर दे रहा है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है मालिक जितना में खरीदा है उसके ऊपर 50% के रेट से आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर, ठीक है, रेट बोल दिया खुद ही। कौन से मेथड में, WDV मैथड। अगर गाड़ी आपको दे दिया है, ठीक है ना, मान लो मेरे पास फॉर्चूनर, ठीक है, मान ले 50 लाख का, हम विवेक को दे दिए, कितना में दे दिए, मान लो 12 लाख रुपया में, ठीक है, तो इसके सैलरी में आ जाएगा। तो सैलरी में कब आएगा, अगर हम इसको सस्ता में देंगे, जो डिफरेंस पार्ट होगा वो। अगर भाई हम महंगा में बेचे हैं
तो फिर तब क्या परक्विजिट है, तब ये बोका बना है, उस पर से टैक्स भी लेगा गवर्नमेंट। नहीं, आप मूर्ख बने हैं, टैक्स मर रहने दीजिए। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना कि उसका वैल्यू निकालना, वो मार्केट पे नहीं है। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल दिया कि गाड़ी के लिए आप 20% रेट यूज करेंगे और डब्ल्यूडीवी मैथड। इसके अलावा कोई भी एसेट्स है, फर्नीचर है, कुछ भी है, मूवेबल कुछ भी एसेट्स है, उसके ऊपर 10% रेट यूज होगा और ऐसा है। समझ में आया क्या? मतलब कंप्यूटर और गाड़ी को छोड़ के कुछ भी है तो 10% ऐसे लगे। और एक बात, ये डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे? डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड फॉर कंप्लीटेड ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस, जब मालिक खरीदा है उस दिन से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर। अगर इसमें कोई पार्ट आ गया तो क्या करेंगे? इग्नोर करो, नहीं पल्ले पड़ा सर। पार्ट ईयर आ गया तो कंप्लीट ईयर नहीं है। जैसे मान ले जब हम खरीदे थे 2000 मान लो 6 में, ज्यादा डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2016। हम 2016 में कोई एसेट्स खरीदे थे, कब? हम एक डेट बोल दे रहे, जैसे मान लो हम खरीदे थे 1 नवंबर 2016 में खरीदे। आज विवेक को हम कब है? आज जनवरी चल रहा है, सॉरी जनवरी बोले, मार्च बोल देते। मान लो 28 मार्च को हम इसको बेच रहे हैं 2024 में। तो देखो, अगर आप ईयर कंप्लीट ईयर काउंट करें तो मालिक के डेट से काउंट करेंगे, यानी नवंबर टू नवंबर 1 साल हो रहा होगा, ठीक है ना? तो अगर 16 से 17 नवंबर तक 1 साल होगा, हाँ या ना? 17 से 18 नवंबर तक 2 साल, 18 से 19 3, 19 से 20 4, ऐसे करके 20 से 21 5, और बताओ 21 से 22, 22 से 23, 22 से 23, ठीक है ना? और 22 से 23 एंड 23 नवंबर से लेके 24 मार्च हो रही है, 25 कर 2025 कर दी तो कितना हो रहा है? 24 तक। इसका मतलब इसके बाद से जो समय है, नवंबर के बाद से समय है, कितना हो रहा है? दिसंबर, मैंने एक था ना, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये पार्ट ऑफ द ईयर हो गया ना, इग्नोर कर देंगे। मालिक के होल्डिंग से नेक्स्ट डे तक देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नहीं, एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। अब इस एग्जांपल ले लेते हैं तो क्लियर हो जाए। इस वाले को हम लोग एग्जांपल से कवर कर। देखो तो कहा है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, ये तो यूज, ये रहा। आओ बोर्ड पे देखो, मिल गया एग्जांपल, करते हैं हम लोग एक सम्स। क्या है सम में, ध्यान से देखिएगा इलस्ट्रेशन में। 29, मिस्टर नहीं एक्स लिमिटेड हैज सोल्ड द फॉलोइंग एसेट टू इट्स एम्प्लॉय मिस्टर अमित। अमित को कुछ एसेट्स अपना बेचा, आपको परक्विजिट वैल्यू निकाल। देखो कंप्यूटर, कंप्यूटर पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 50%। मालिक कब खरीदा था? 1/7/2020, कितने में? 2 लाख। अब बेचा कब है? 18/8/2023। डेप्रिसिएशन अगर आप निकालेंगे तो भाई अकाउंट्स वाला मेथड यहाँ यूज नहीं होने वाला, या जब आप खरीदे वहीं से चालू होगा। यानी इसके लिए ईयर क्या मानेंगे? 1/7 से ही मानेंगे और एंड भी 1/7 को, मतलब लास्ट इसके पीछे वाला डेट मानेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? तो अगर आपको इसको डेप्रिसिएशन निकालना है तो पहले ईयर पता कर लो। 1/7/20 से डेप्रिसिएशन चालू होगा, तो 1/7/21 1 साल, फिर 21 से 22 आप बोलेंगे, फिर 22 से, देखो 18 दिन जो एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 तारीख था ना, तो अगर आप देखें डेप्रिसिएशन जब आप निकालें तो कितना निकालेंगे? 2 लाख पे 50%, यही होगा ना मैथड। तो कॉस्ट
कॉस्ट 2 लाख लेस डेप्रिसिएशन 50%, 1 लाख आ गया। कितना? 1 लाख आया। कब आया? 1/7/21 को वैल्यू आया, हाँ या ना? फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, WDV पे होगा तो इस पे आएगा 50,000, हाँ या ना? ये वैल्यू आया 1/7/22 में, कितना? 50। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकलेगा 25, आया 1/7/23। सर आप बेचे कब है? 18/8, तो उस हिसाब से मतलब 7 और 18 दिन और हो रहा है ना, तो उसका डेप्रिशिएशन इग्नोर। समझ में आया क्या? पार्ट ऑफ द ईयर, जिस दिन बेच रहा है उसके बाद होगा, इग्नोर करेंगे। यानी इस दिन वैल्यू कितना है? 25 में, और आप बेचे कितना में है? यानी 5,000 रुपया हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। ये परक्विजिट ट्रीट किया जाएगा, आपके सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। समझ में आया क्या? इजी था। ये डेट वाला ही बात, ये डेट वाला ही बात पकड़ना होता है, कुछ भी नहीं है। ये सब क्या है? प्रोविजन आप सुन लिए ना, अब इसको पढ़ने का दरकार नहीं हो गया आपको, तो डेट ही ध्यान रखना। कार के लिए क्या है? सर कार के लिए 20% रेट है और WDV यूज करेंगे और डेट ध्यान रखना है, तो क्या आप लोग कर लेंगे? टेलीविजन के लिए सर कार और कंप्यूटर को छोड़ के सबके लिए क्या है? SLM 10%, सोफा सेट है। सर अगर महंगा में दिया है तो तब तो परक्विजिट ही नहीं है। क्या ये सॉल्व किया है? देखो ये लोग सॉल्व तो किया है, कंप्यूटर में 5 आया था, हम लोग अभी 5 आया, बाकी हम लोग तो किए नहीं है, तो ये आप कर लीजिए, करिएगा ना, अभी करना है। तो ये क्या प्रोविजन समझ गए? एक कंप्लीट सम्स लेंगे, जब प्रोविजन सारा हो जाएगा ना, अभी जो जो पढ़ा देंगे तो एक सम्स आपका एंड में लेंगे, जिसमें क्या होगा? मिक्स होगा। अलावेंस पढ़ा चुके, अलावेंस होगा, जो जो परक्विजिट अभी बता दिए वो। आते हैं हम लोग नेक्स्ट, आप देख रहे हैं आपके मैथ से ही चलते जा रहा है, ठीक है? तो ये बात भी हम लोग समझ गए। गिफ्ट, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, आपको गिफ्ट मिलेगी। अगर गिफ्ट इन काइंड है और गिफ्ट वाउचर दिया है, तो एग्जेम्प्टेड अप टू कितना है? एग्जेम्प्टेड अप टू 5 है, इसके ऊपर होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है? और कैश गिफ्ट है तो ठीक है ना। अब इस पे कुछ है, अभी आ रहे गिफ्ट, आपके प्रोविजन दिखा देते हैं बुक्स। क्रेडिट कार्ड भी सुन, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर दे के रखा है आपके आपके फैमिली का, कुछ भी हाउस होल्ड एक्सपेंस, तो फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा, कुछ भी एक्सपेंस आपका रिकवर हो रहा है, मतलब आपको दिया है मेडिकल का क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, अब आप खर्चा किए 1 लाख, मालिक आपसे क्या किया? बोला ठीक है तुम 25,000 दे दो, तो भाई 75 पे टैक्स लगेगा कि 1 पे लगेगा? 75 पे। आपसे तो कुछ रिकवर कर लिया, तो अगर कुछ भी रिकवर करेगा तो क्या हो जाएगा? इसके केस में माइनस है, वो नोट में लिखना है, ठीक है? अभी आते हैं हम लोग आपके इस टॉपिक में, मेडिकल फैसिलिटी पर बता दिए थे, देख रहे इसी में से ही पढ़ा रहे हैं हम। शायद ऊपर होगा, पेज नंबर बताइए तो। 19-20 ही तो होगा, ऊपर नीचे। क्रेडिट कार्ड, ठीक है, कोई रिम्बर्समेंट है तो यहाँ पर वो बात बोल दिया होगा, एम्प्लॉयर गेट। आप अगर ऑफिस के लिए खर्चा कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं, तब एग्जेम्प्ट, तब आपको डिटेल लेना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है। ये देखिए गिफ्ट वाला, गिफ्ट वाला बात में क्या लिखा हुआ है? हाउ गिफ्ट वाउचर और टोकन अप टू 5,000 इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस शैल बी एक्सेप्टेड वेयर वर्थ ऑफ गिफ्ट इज एक्सेस ₹5,000, देन amount in excess of 5,000 shall be taxable. No such exception. अगर 5,000 के ऊपर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5,000 तक एग्जेम्प्टेड है, 5,000 के ऊपर हुआ मतलब 7,000 का गिफ्ट वाउचर होता है, 2,000। इसके ऊपर अलग अलग बात है, कुछ परिस्थिति में पूरा लिए स्टूडेंट में देखेंगे, मतलब अगर पार हुआ तो पूरा टैक्स हो जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे? जब स्पेशली लिख दिया है एक्सेस तो ठीक है, और गिफ्ट जो होता है वो टैक्सेबल है, ठीक है? गिफ्ट भी हो गया हम लोग का। फ्री मिल बता चुके थे, दारू बदनाम करती नहीं होना चाहिए,
टी स्नैक्स ये वाला बात बता दिए थे, 50 रुपया पर मील वाला बात बता दिए थे, रिमोट एरिया वाला बता दिए थे। ठीक है, अगर ऐसा जगह पे खाना वाना नहीं मिलता, ठीक है, रिमोट एरिया पे आपको पूछते तब खाना देगा। ठीक है, 50 रुपया पर मील पर डे तक एग्जेम्प्टेड था ना, उसके एक्सेस का था 70 रुपया का थाली दे रहा है, तो 20 रुपया टैक्स हो जाएगा पर डे पर मील। यानी अगर आप 200 दिन खाना है दिया है आपको तो इंटू 200 कर देंगे 20 रुपया। ठीक है, आइए ये तो हम लोग सम्स किए थे। एडुकेशन फैसिलिटी, एडुकेशन फैसिलिटी भी क्या, एडुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन, अगर मालिक का संस्था है, मतलब जो इंस्टीट्यूट है मालिक का है या फिर टाई अप इंस्टीट्यूट है, तो देखो अगर कर्मचारी को दे रहे तब तो एग्जेम्प्ट। ठीक है, क्योंकि आप किस लिए दे रहे कर्मचारी को, अपने फायदे काम के लिए ना, यही मान रहे कि अगर कर्मचारी को दिया जा रहा है ट्रेनिंग या एडुकेशन तो एग्जेम्प्ट, उसके बच्चों को दिया जा रहा है तो 1000 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बच्चे कितने भी हो। ठीक है ना, अब विवेक का मान ले 6 बच्चे, अब देख रहे इसका सैलरी में इतना क्या काम होने वाला है। ठीक है ना, ये हम तो हमारे 100 वाले में भी विश्वास करते, अब देख रहे कि भाई साहब का बच्चा पढ़ी लिखी नहीं पाएगा, इतना सैलरी में क्या चलेगा, मेरे को दया आ गया तो हम बोले ठीक है अपना बच्चा लोग भेज दे, मेरा इंस्टीट्यूट है वहीं पढ़ेंगे। तो 1000 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेप्टेड है, उसके ऊपर है जितने बच्चे हो, यहाँ पर दो लिमिट वाला नहीं। ठीक है, फैमिली किसी को दिया जा रहा है, अब मान लो विवेक की वाइफ को भी दिया जाए, अंगूठा छाप है, दहेज के लालच में शादी कर लिया, तो वो टैक्सेबल है। बच्चा और कर्मचारी को, बच्चा में भी, और किसी और इंस्टीट्यूट में दिया जा रहा है तो जो मालिक का नहीं है, कर्मचारी को अगर आप भेज के करा रहे तो एग्जेम्प्टेड, क्योंकि माना जाता है क्या, आप बिजनेस अपने पर्पज के लिए पढ़ा रहे हो उसको। ठीक है, बच्चों को दिया जाएगा, फैमिली को दिया जाएगा तो फुल्ली टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल, जो एक्चुअल कॉस्ट लग रहा होगा उसका। आगे बढ़े क्या, अब इस पे मेरे को सम्स लेना है, इन दोनों पे सम्स लेना है। सर थोड़ा कम कम समझ में आया मेडिकल एडुकेशन वाला, अभी तो ये पढ़ा देते, इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे साथ में। इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल रेट पे लोन दिए, समझ रहे, कर्मचारी को लोन दे दिए कि लोन मांग रहा था, विवेक आया है बोला सर लोन दीजिए ना, इसलिए चाहिए, नहीं करना है सर, जान ही रहे हैं एक भारत में एक मिडिल क्लास फैमिली का मेजोरिटी खर्चा दवाई वाई के बाद दूसरा कुछ है तो शादी है। तो ये शादी करने जा रहा है और पूरा एकदम शिवरात्रि के दिन करने वाला भस्म स्टाइल में, तो वैसा खान पीन भी रखना पड़ेगा ना, वैसे बाराती भी आ रहे। अगर लोन देखो, फोकस किस पे करना है, लोन अमाउंट किस पे, लोन अमाउंट अगर 20,000 तक ही है, आया 20,000 रुपया का लोन दे रहा है तो जान ही रहा है गरीबी में आटा गीला, इस पे टैक्स लेंगे। अगर कोई 20,000 का लोन ले रहा है तो उसके ऊपर ब्याज जो भी हो रहा होगा टैक्स फ्री है। अरे लोन तो टैक्स नहीं होगा, लोन तो आप लौटाएंगे ना, उसके ऊपर जो ब्याज है छोड़े वही तो बेनिफिट है ना। अगर आप बाहर से लेते तो ब्याज तो देना पड़ता, मालिक दे रहा है इसका मतलब ऊपर कुछ देते है ना। तो अगर लोन अमाउंट 20,000 तक है तब तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है, 20,000 के ऊपर है तो पूरा पे, 20,000 के ऊपर है, मान लो एग्जाम्पल में 2 लाख रुपया का लोन ले लिया और फ्री में लिया, हम इससे ब्याज नहीं ले रहे, तो जो एसबीआई का रेट होगा उसके हिसाब से टैक्स हो जाएगा वो इंटरेस्ट, हाँ या ना। मान ले फ्री में नहीं दे रहे, कंसेशनल रेट पे दे रहे, एसबीआई में चल रहा है 10.8 10.8 चल रहा है, हम इसको बोल रहे हैं सुन भाई तू एक काम कर 3% दे देना, तो क्या हुआ 7.8 टैक्सेबल हो जाएगा इनटू द लोन अमाउंट, हाँ या ना। लोन अमाउंट डिफरेंस नहीं, आप 20,000 के ऊपर का लोन लिए पूरा पे आ जाएगा इधर पे टैक्स, इंटरेस्ट पार्ट पे टैक्स है, लोन पार्ट पे नहीं। क्लियर है क्या? लेकिन लोन अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लिए है तब फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी समझता है मर रहा है बेचारा, लोन लिया उसमें टैक्स ले लेंगे, इतने गिरे हुए हम नहीं है, कोई और स्कीम से ले लेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी ले लेंगे मरते हुए में, फिलहाल थोड़ा सा प्रोविजन में छोड़ देंगे। नहीं आप जाइए जी खा लीजिए, बच जाइए, थोड़ा बचे रहेंगे तो और टैक्स दीजिएगा ना,
मर जाइए कहां से कीजिए। डन क्या, देख लिए इसमें क्या है, आरबीआई एसबीआई का रेट लेते हैं, ठीक। एक और प्रोविजन पढ़ा देते हैं, फिर सब में आते हैं। सर बार बार एक ही बात बोले, अब प्रोविजन पढ़ाया जाए। ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, मतलब सस्ते दाम पे डिस्काउंट प्राइस पे कर्मचारी को शेयर दे देना। इसी में स्वेट इक्विटी शेयर वाला भी पार्ट है। कुछ अगर कंपनी का डायरेक्टर या कुछ कर्मचारी नो हाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ढूंढ के देते तो उनको स्वेट इक्विटी शेयर भी दिया जाता है, ठीक है। देखो इसमें परक्विजिट वैल्यू क्या होगा, आप डिस्काउंटेड रेट पे शेयर दे रहे हैं, हाँ है ना, तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज, जब आपको ऑप्शन कब दिया गया वो नहीं, आप उसको एक्सरसाइज मतलब आप कब उसको ऑप्ट किए तब वाला रेट लिया जाएगा मार्केट वैल्यू, यस और नो, सुन लिए क्या। माइनस इशू प्राइस, मतलब मान ले मार्केट में चल रहा है, फेयर वैल्यू मार्केट का चल रहा है 300 रुपया, आपको मालिक बोला है सुनो हम तुमको 15 रुपया में दे देंगे या 30 रुपया में दे देंगे, तो 270 रुपया क्या हो जाएगा, टैक्सेबल फर्क से, हाँ या ना। टैक्स कब होगा, यहाँ पे एक नो वो पॉइंट छूटा हुआ था, ईयर ऑफ टैक्स क्या होगा, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या होगा, व्हेन शेयर अलॉटेड या फिर ट्रांसफर, वो होगा डेट। मतलब आप ऑफ तो कर लिए लेकिन डीमैट में क्रेडिट होने में टाइम लगता है या ट्रांसफर होने में टाइम, तो टैक्सेबिलिटी कब होगा, जिस समय आपको अलॉट किया गया उस, याद रहेगा ये डेट। अब देखो फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकाल, उसी का नोट्स, फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज, बहुत सारा डेट दिया होगा फेयर मार्केट, एक तो दे देगा, सुनो ना ध्यान से, कि आप जिस दिन एक्सरसाइज किए उस दिन, और एक डेट दे देगा कि जिस दिन आपको शेयर ट्रांसफर हुआ उस दिन का वैल्यू। आपको क्या मतलब है, आप कौन सा वैल्यू लेंगे, जिस दिन एक्सरसाइज हुआ उस दिन। अब ये फेयर मार्केट वैल्यू निकलता कैसे, अगर लिस्टेड शेयर है, लिस्टेड शेयर मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल एनएससी बीएससी में जो लिस्टेड है शेयर मार्केट, थोड़ा बहुत तो इन्वेस्ट करते होंगे ना, नहीं करते हैं क्या, गरीबों इन्वेस्ट करो थोड़ा बहुत, इतना ऐड चला रहा है गवर्नमेंट, सही है सही है, आप लोग कब सही करेंगे। लिस्टेड अगर शेयर है तो वो एक्सचेंज में लिस्ट होगा, तो कौन सा वैल्यू लेंगे, जिस दिन एक्सरसाइज का डेट है, जो एक्सरसाइज का डेट है उस दिन उसका ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग, मार्केट में शेयर खुलता है 9:15 पे, ओपनिंग प्राइस क्लोज होता है 3:30 पे, तो ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 यानी एवरेज, हाँ या ना। ये किसका बात हो रहा है, ये क्या है, एवरेज, ये एवरेज निकला ना। सर अगर दो एक्सचेंज में लिस्टेड है तो बहुत सारे शेयर है जो सिर्फ एक ही एक्सचेंज में, बीएससी में एनएससी में, बहुत कम ही शेयर ऐसा है जो एक ही एक्सचेंज में, अधिकतर शेयर, जरूरी नहीं है कि एक में नहीं होता, होता है, लेकिन अधिकतर शेयर दोनों में ही लिस्ट है। तो अगर दोनों में लिस्ट है तो कौन सा प्राइस लेंगे, ज्यादा फर्क नहीं होता, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कुछ पैसा का फर्क होता, तो सर लेंगे कौन सा, परक्विजिट तो चेंज हो जाएगा ना, जिस एक्सचेंज में उसके ऊपर हाईएस्ट ट्रेड वॉल्यूम, शेयर जब ट्रेड होता है ना तो कितने नंबर ऑफ शेयर में उसमें वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है पर डे, ठीक है, तो जिस एक्सचेंज में हाईएस्ट वॉल्यूम होगा उसका एवरेज लेंगे। इफ स्टॉक इज लिस्टेड इन more than one stock exchange, then average shall be calculated by taking the price of exchange which has highest volume in the, उस शेयर में हाईएस्ट वॉल्यूम जिसमें था, हाँ या ना, ठीक है। अगर सर जिस दिन एक्सचेंज एक्सरसाइज कर रहे ऑप्शन को उस दिन मार्केट में नो ट्रेडिंग डे है, शनिवार रविवार बाजार बंद होता है या कोई छुट्टी पड़ गया, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, कौन सा प्राइस लेंगे, पीछे वाला प्राइस लेंगे, ठीक है ना, उसका एवरेज कर लेंगे। एवरेज कैसे करेंगे, वही ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज, आया ना। सर अगर अनलिस्टेड शेयर है तो तब उसका प्राइस कौन बताएगा, मर्चेंट बैंक, ठीक है। आइए अब एग्जांपल लेना है, चालू करते हैं, सुन लिए क्या बच्चों, ठीक है ना, सामने प्रोविजन है, करे एक सम्स, ये आपके सामने की इलस्ट्रेशन लिया हुआ है, मिस्टर एक्स
इज अ साइंटिस्ट. ही वॉज इन यूएसए टिल 2006. 2006 तक यूएसए में था. बिफोर ज्वाइनिंग ए लिमिटेड ज्वाइन करने के पहले एन इंडियन कंपनी. वो ऑन 1/1/2009 एट अ सैलरी, मतलब ये क्या किया है, 2.5 लाख रुपया पर मंथ का सैलरी पे वो ए लिमिटेड को भारत में ज्वाइन कर लिया. बिसाइड ए लिमिटेड हैज गिवन एन ऑप्शन टू मिस्टर एक्स टू गेट शेयर इन ए लिमिटेड. आपको शेयर का ऑप्शन दे रहा है वो. ठीक है, क्या है, बिलो गिवन डिटेल है. डेट ऑफ ग्रांटिंग द ऑप्शन, ऑप्शन कब ग्रांट कर रहा है, 2 जनवरी 2009 से. वेस्टिंग द ऑप्शन क्या है, 31/9. ये वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, आप ईसॉप अकाउंट्स में पढ़े होंगे, है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में चैप्टर है, जो सेकंड ग्रुप में अकाउंटिंग ईसॉप के लिए. ठीक है, 31/3/9 पीरियड होता है होल्डिंग पीरियड एलिजिबिलिटी देखने के लिए. 31 दिसंबर 2009 तक कोई काम का नहीं है. आपको काम का डेट कौन सा है, एक्सरसाइज. देखो इसको क्या बोला है, व्हाट इज द ऑप्शन. ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है टू परचेज 1000 शेयर इन ए लिमिटेड एट प्री डिटरमाइंड प्राइस. कितना रुपया में देना चाह रहा है, 1 रुपये में 1000 शेयर देना चाह. ठीक है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग 31 दिसंबर 2009 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक, एक समय अंतराल दे दिया. इसके अंदर आपको एक्सरसाइज करना. डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन 25 मार्च 2023. क्या इसके अंदर है, यस सर. 31 कब तक था, 24 तक था. और कितना शेयर वो लिया है, 400. 1000 दिया था, लिया कितना है, तो परक्विजिट वैल्यू भी कितना पे निकलेगा, 400. और डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है, 1 अप्रैल 2024. भाई मिला है 23 में. अगर आप देखो प्रीवियस ईयर क्या हो रहा है, यहाँ पे 22-23 हो रहा है. आप एक्सरसाइज कब की है, एक्सरसाइज की है 22-23 में, लेकिन आपका मिलने वाला ईयर कौन सा है, अलॉट कब हुआ है, 23-24. तो टैक्स कौन से ईयर में लगेगा, हाँ हाँ क्या लिखे है, ईयर ऑफ टैक्सबिलिटी क्या है. वैल्यू कब का लेंगे वो अलग बात है ना. टैक्स कब लगेगा, जब मिला है, अलॉटेड हुआ. तो 23-24 के प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल यानी असेसमेंट ईयर क्या हो गया, 24-25. इस एग्जाम्पल के हिसाब से, हाँ या ना. किसी को दिक्कत है क्या, हेमंत समझ गए हैं, इजी है. अरे आप टैक्स कौन सी ईयर देंगे, जिस साल मिला है. तो मिला कब है, वो ईयर बदल गया ना. और आप जब एक्सरसाइज किए तो ऑप्शन ये रहा वो डेट, उस समय मार्केट वैल्यू क्या था, 7.5. मार्केट वैल्यू ऑफ टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइडेड बाय, जिसके लिए वो दे रहा है ना सॉफ्ट, वो टेक्नोलॉजी नो हाउ या जो भी है, जो टेक्निकल नॉलेज दे रहा, उसका मार्केट में 58 लाख दाम है, उससे कोई लेना देना है क्या. तो परक्विजिट वैल्यू जब आप निकालेंगे, टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू, तो 2 बात आपको इसमें बताना होगा. ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर 23-24, हाँ या ना. सॉल्व करते हैं. क्या होगा, प्रीवियस ईयर 23-24, हाँ या ना बच्चों. 1 अप्रैल है. और आप असेसमेंट ईयर क्या बोलेंगे, ब्रैकेट में 24-25. समझ गया क्या, दोनों बात बता दी. अब परक्विजिट का वैल्यू कितना हो, परक्विजिट कितना होगा, 400 शेयर आप लिए ना, यस और नो. इनटू जो वैल्यू है कितना, 7,500. यही वैल्यू लेंगे कि नहीं, माइनस कुछ अगर आपसे रिकवर हुआ है तो कितना रुपया रिकवर हुआ, है ना. कितना रुपया में दे रहा आपको, 1 रुपया में. कितना आ गया, करो इंटू करो. $7,499 इंटू 400 कितना है, 299. ये वैल्यू है परक्विजिट. डन बच्चों.
आगे बढ़े। आगे एक और टॉपिक है, इसमें कुछ छोटा मोटा बात है कि अगर नोट से ही सीधा दिखाते हैं, यहाँ पे तो हम नहीं लिखे हैं, सीधा दूसरा आ गया। ठीक है बच्चों, इजी था ये टॉपिक। इसमें एक स्टार्टअप वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर वो जो ये शॉप मिल रहा है आपको स्टार्टअप बिजनेस का, ठीक है। और एक और बात, जब ये शेयर बिकेगा, ये कैपिटल गेन से रिलेटेड टॉपिक बता रहे, जब वहां पढ़ाएंगे तो इंटर रिलेट करेंगे इस बात से। ये तो अब टैक्स दे दिया, ये जो वैल्यू निकल के आया ना, अब अगर जब ये बेचेगा आगे जाके तो कैपिटल गेन अराइज होगा, हाँ या ना, शेयर इसके पास है, एसेट्स, आगे जाके बेचेगा तो कैपिटल गेन अराइज हो सकता है। ठीक है, तो कॉस्ट क्या मानेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको कितने का पड़ा, 7.5, 7.5 पड़ा ना एक शेयर। ठीक है, 1 रुपया तो पे किया और बाकी तो टैक्स में आ गया। 1 रुपया पे किया तो दिया है, और बाकी जो बच रहा है 7,499, वो भी तो टैक्स पे किया, वो भी तो पे किया, यानी 7,500 रुपया। यानी नोट में आप अभी समझ लीजिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, 7,500। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ये जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो आप समझ लेंगे। आ रहे आपके नोट्स, ये सब कहाँ गया, देखो तो किधर है। बच्चों एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, हम आपको जब नोट्स लिखाए हैं तो फैसिलिटीज और रिम्बर्समेंट में एक थिक गैप, मतलब एक एक पॉइंट रखे थे कि कुछ चीजें सिर्फ स्पेसिफाइड के हाथ में, कुछ ऑल। तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफाइड सभी हो जाएगा, मतलब सभी 50,000 पार हो जाएगा, स्पेसिफाइड हो जाएगा। लेकिन क्या है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ये अलग किया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा देख लेना इन बातों। हम नोट में ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। आप जब भी देख रहे होंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन में ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है और गार्डनर दिया गया है, तब वो गार्डनर टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि घर मालिक का है, तो माना जाएगा वो अपने लिए मेंटेन करवा रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर से बात आया था सामने, बोल चुके हैं। देखो यही छोटा सा बात कर रहे थे कि अगर एग्जाम में कभी आ गया स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में छोटे कुछ एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ, इसलिए आप स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड थोड़ा सा जान के रखिएगा, और कोई काम नहीं है। अगर ये सब पूछने लगा तब तो हो गया। कितना नंबर पेज में मिला क्या, ये रहा आगे। एक नोट जो मेरे को बताना था वो ये है कि अगर स्टार्टअप बिजनेस है तो उसके लिए क्या है। आप देखो ये सम्स भी देख लेते हैं और वो नोट्स भी फिर बता देंगे। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अगर आपको ये वाला नोट्स कवर कर लेते हैं, फिर ये वाला सम्स करते हैं। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई शेयर के अगेंस्ट में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, मतलब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई दिए है, उसके अगेंस्ट में आपको शेयर मिले, तब वो कैपिटल गेन का मैटर है, परक्विजिट का नहीं है। समझे क्या, नहीं, आओ नोट्स। इफ शेयर, शेयर्स का बात हो रहा है, इस वक्त अलॉटेड और ट्रांसफर नॉट फॉर द अबव रीजन, अबव रीजन मींस, अरे आप कोई नो हाउ, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ढूंढ के नहीं दी है, ठीक है, then it is not taxable as perquisite. Example, if such option is granted to employee against acquisition of immovable property, आप इंप्लॉय से इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है, बदले में उसको सौंप दिए, सौंप बोले स्वेट इक्विटी शेयर, सस्ते दाम पे शेयर दिए, ठीक है ना, तब वो सैलरी नहीं है, सैलरी का पार्ट नहीं, वो कैपिटल गेन का पार्ट हो जाएगा भाई। कंपनी आपसे इमूवेबल प्रॉपर्टी ले रहा है, बदले में आपको शेयर सस्ते में दे रहा है, तो वो कैपिटल गेन का पार्ट है, सैलरी का।
सैलरी तो मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन वाला बात हो रहा है ना। यहाँ पर आप क्यों दे रहे हैं उसको, कुछ आपके लिए कुछ नो हाउ ये सब कुछ ढूंढ ढांड के दिया है, समझ रहे हैं। तो ये एक नोट था, ठीक है बच्चों। वहां पे आप ये इसको ऐड कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू म्यूसी में आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। 30 मार्क्स आ रहेगा ना, तो कवर करना है हम लोग। आओ ये समझ देखते हैं, याद रहेगा ये बात। ए कंपनी एक्स, A company X grant option to his employee R 1 अप्रैल 2018 को 100 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है। मेकिंग राइट अवेलेबल इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू द एम्प्लॉयर कंपनी एट ए प्री डिटरमाइंड 50 रुपए पर शेयर। कितना रुपया मांग रहा है, 100 शेयर हम आपको देने के लिए रेडी है, 50 रुपए पर शेयर, ठीक है। कब से ये ऑप्शन, कब से वेस्टिंग, 1 अप्रैल 2019 से। और एक्सरसाइज कब तक करना है, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2024 तक। आर ऑप्शन को ऑप्ट कब किया है, 31 मार्च, लेकिन ट्रांसफर इसको कब हुआ है, यानी अगर ईयर ऑफ टैक्स देखा जाए तो क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हो जाएगा 24-25, और प्रीवियस ईयर आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 23। ये तो हो गया। ई टैक्स कब लगेगा, 23-24 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 24-25, हाँ या ना, उस साल टैक्स लगेगा। कितना रुपये पे लगेगा, तो सर जब वो एक्सरसाइज किया ऑप्शन उस समय रेट क्या था, हाँ या ना। एक्सरसाइज कब किया, 31 मार्च 2023 को किया, हाँ या ना, 31 मार्च 2023। शेयर का दाम कितना है, 440। और वो कितना शेयर लिया है, पूरा ही ले लिया है क्या, अगर पूरा ले लिया है तो 100 से इंटू कर दीजिए। देखिए क्या है आंसर, ईयर ऑफ टैक्सबिलिटी कौन सा है, लिख दिया है ना, ओके सर, हाँ लिख दिया। तो एक्सरसाइज कब किया था, 440, यही रेट लिए है ना बच्चों, इंटू, अब माइनस कर देंगे जो लिया है, हम तो यही फॉर्मूला बताया ना, 100 इंटू 440 माइनस जो इतना रिकवर किए हैं 50, वही कर रहा है ये लोग, समझ रहे हैं, वही आया ना। सच्ची कितना इजी है, ये सब आएगा तो सर हम लोग टॉप कर देंगे। ये सब तो एक आध नंबर का है, टॉप का सपना अभी भी पूरा हो सकता है अगर आप नींद त्याग दें। घूम रहे हो बाबू क्लास में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम लोग सारा टॉपिक को देख लिए, सम भी कर लिए, ठीक है।